आरा की शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत साहित्य जिनमें कविता, कहानी, लेखन व वाचन के प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं के बीच विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के कुलपति सह झारखंड राज्य भाषा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रामजन्म मिश्र और शहर के प्रख्यात कवि जनार्दन मिश्रा उपस्थित हुए। प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं एवं प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कुलपति विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ डॉक्टर रामजन्म मिश्र ने कहा कि लिखने से ही व्यक्ति सीखता है और मोबाइल के कारण लिखने और पढ़ने की जो आदतें कम हो रही हैं उससे आगे चलकर बच्चों के पठन पाठन में बड़ा नुकसान होगा। प्रशिक्षण शिविर में कवि जनार्दन मिश्रा ने भी छात्र छात्राओं को कविता, कहानी, लेखन व वाचन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का आज 16वां दिन है। 45 दिनों के बाद हम इस प्रशिक्षण शिविर से तैयार कलाकृतियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भव्य रूप से रजत जयंती समारोह में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने किया। संचालन वरिष्ठ शिक्षक अरविंद ओझा ने किया। कार्यक्रम के दौरान दोनों अतिथियों को पुरस्कारों द्वारा प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। परिवार जो है, इस विद्यालय परिवार में असीम संभावनाएं हैं और जो यहाँ पर छात्र जो अपनी योग्यता हासिल कर रहे हैं, इसमें आज कार्यशाला में हम लोग की उपस्थिति और बच्चों की उपलब्धि देख करके बहुत ही मैं प्रभावित हुआ हूँ। बच्चों में असीम संभावनाएं हैं, साहित्य, कला, संस्कृति की असीम संभावनाएं हैं और जो हमारा जो प्राचीन भारत है, जो गौरवशाली परंपरा जो रही है, उस परंपरा के तहत बच्चे संस्कृत में भी ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कथा साहित्य में भी ज्ञान हासिल कर रहे हैं और कविताओं पर अपना जो अनुभव है, अपनी उपलब्धि बहुत ही बखूबी दे रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि संभावना विद्यालय परिवार जो पूरे शाहाबाद क्षेत्र का एक सर्वोच्च मानक परिवार है, बच्चों के भीतर की ऊर्जा को वो ढूंढ रहा है और प्रज्वलित कर रहा है, एक प्रतिस्फुटन दे रहा है और आकार ग्रहण कर रहा है। बच्चों में असीम संभावना है। विद्यालय परिवार के प्रति मैं अपने हृदय से पूरी समग्रता के साथ मैं साधुवाद, मुबारकबाद दे रहा हूँ कि यह विद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को पर और अग्रसर होता रहे और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग बार बार आते रहें। बच्चों के बीच में हमारा मन भी, हम सभी का मन भी बच्चा बच्चा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। साहित्य के संबंधित जयंती वर्ष है, उस संबंध में क्या कहें? आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद बच्चों से बात? संभावना विद्यालय में आने पर ऐसा लगा कि किसी स्वस्थ और सुंदर परिवेश में मैं आ गया हूँ। यहाँ के शिक्षक और बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ अपने छात्रों को विषयवार शिक्षा देते हैं। साहित्य के विषय में, संगीत के विषय में, खेल कूद के विषय में और जिसका सुफल प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है और वे विभिन्न बाहरी परीक्षाओं में भी अपने शैक्षणिक योग्यता के साथ अन्य गतिविधियों में भी पुरस्कृत होते हैं, सम्मानित होते हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और भविष्य में भी यह विद्यालय संभावना परिवार के साथ आगे बढ़ता रहे और अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करे। जैसा कि सर ने बताया, आप सभी जानते हैं कि रजत जयंती वर्ष चल रहा है और इनमें इस वर्ष के तहत अनेक विद्वतजन विद्यालय में आ रहे हैं और बहुत सारे प्रशिक्षक अपनी अपनी कला और विधाओं के यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इसी क्रम में
बड़े भाई डॉक्टर जनार्दन मिश्र जो कि कथाकार, साहित्यकार और कवि हैं। आज सुबह में मैं उनको फ़ोन की। हम लोगों का सौभाग्य समझिए कि सर का कार्यक्रम होते हुए, इसी समय में सर का कार्यक्रम था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा विद्यालय परिवार ऋणी है कि एक बहुत बड़े विद्वत जन को सर ने विद्यालय के सभागार में उपस्थित किया। डॉक्टर रामचंद्र मिश्र जी जो कि कुलपति हैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ईशीपुर भागलपुर के, साथ ही झारखंड राज्य भाषा साहित्य अकादमी साहिबगंज में अध्यक्ष हैं, साहिबगंज के अध्यक्ष हैं, प्रधान संपादक हैं प्रगति वार्ता और माई भोजपुरी तिमाही के। तो जैसा कि बच्चे जान रहे हैं कि आप किस विधा के लिए यहाँ उपस्थित हैं और इतने बड़े विद्वत जन दो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, पूरा विद्यालय परिवार तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और ऋणी रहेगा कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें दिया। और खासकर जनार्दन मिश्र बड़े भाई का भी मैं बहुत ऋणी हूँ कि सर का कदम यहाँ पड़ा। और आपको पता होगा आने के साथ ही सर की पैनी नज़र पड़ गई, आपकी जो होल्डिंग लगी हुई है अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्म कंपटीशन जो होने वाला है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय का सर जो वर्ड लिखा हुआ है, शब्द अंतर्राष्ट्रीय, सर ने उसका करेक्शन किया, शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा। तो होता है ना, जो विद्वान की जो आंखें होती है वह स्वतः वहां चली जाती हैं जहां पे कमियां हैं। तो मैं चाहूंगी कि बच्चों ने भी कुछ रचनाएं की हैं सर इस कार्यशाला के दौरान, तो उन बच्चों की रचनाएं भी सुने और उसको कैसे हम तराश सकते हैं, उन बच्चों को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस बारे में थोड़ी गाइडलाइन आपकी मिल जाए तो बहुत है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि पूरा विद्यालय परिवार बहुत रेडी है और आगे भी जो दिसंबर में कार्यक्रम हमारा होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन, हम चाहेंगे बड़े भाई जनार्दन मिश्र से, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि उस समय भी आपकी उपस्थिति के लिए विद्यालय परिवार आपसे आग्रह करेगा। सर आए, पूरे परिवार की तरफ से सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गुरुदेव को पूरे विद्यालय प्रबंधन की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से नमस्कार। धन्यवाद देने से पहले मैं गुरुदेव को ये बता देता हूँ कि इस विद्यालय में लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं। 2500 बच्चों में से ये 70 से 80 बच्चे, जब हम लोगों ने एक फॉर्म निकाला कि कौन बच्चा किस विधा में रुचि रखता है, कविता, कहानी लेखन, वाचन, खेलकूद, नाट्य कला, गीत संगीत, गायन वादन, इन सारे चीज़ों का एक साथ 45 दिवसीय कार्यशालाएँ चल रही हैं। तो साहित्य के लिए हमारे पास लगभग 70-80 आवेदन आए, ज़्यादा आवेदन करीब 500 बच्चों का खेलकूद के लिए आया। नाट्य कला में भी इसी तरीके से 50 से 70 बच्चों का आवेदन आया। गायन वादन में कुछ ज़्यादा बच्चों की रुचि होती है नृत्य में, उसमें भी लगभग 300-400 बच्चों का आवेदन आया। तो सबसे पहले तो जो साहित्य में रुचि रखने वाले ये जो 70 बच्चे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोबाइल के युग में लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग भी, अब तो हम लोग 55 साल की मेरी उम्र हुई, पहले मैं पत्रकारिता किया करता था। नवभारत टाइम्स में जब बिहार से निकलती थी, उसमें मैं वहाँ पटना डेस्क पर था और लिखता था। तो उस समय मोबाइल नहीं था, छोटा वाला मोबाइल भी नहीं था, जो भी था कागज पर ही पेन से लिखना होता था। आज तो कुछ लिखने का होता है तो मोबाइल सामने रख के मुंह से बोल के आदमी लिख लेता है, लेकिन उस समय लिखना होता था, हर्षई, दीर्घई, मात्रा का ज्ञान, इन सारी चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखना पड़ता था और जो लिखकर सभी जिलों से आता था उनका भी एडिटिंग करना पड़ता था। तो अब वो युग रहा नहीं। मैं देखता हूँ अब जब बच्चे पढ़ते हैं
तो उनको कुछ नहीं आता है तो मोबाइल पर गूगल से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है। जो चीज़ हमको किताब पढ़ के जो ज्ञान अर्जित हम कर सकते हैं वो मोबाइल से अर्जित नहीं कर सकते हैं। अगर हम किताब से किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम किताब पढ़कर लिखते हैं तो हमको उस पूरे चैप्टर के बारे में जानकारी होती है, और गूगल पर वही हम पूछ के लिख लेते हैं तो सिर्फ उस क्वेश्चन का जानकारी होगा, पूरे चैप्टर का जानकारी नहीं होगा। तो लिखना पढ़ना ये बहुत जरूरी है। जब तक आप मोबाइल से दूर नहीं होंगे तब तक किताब से नहीं जुड़ेंगे, और जब तक किताब से नहीं जुड़ेंगे आप सही सही लिखना, सही सही पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे जरूरी है, आप साहित्य में रुचि रखते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, संस्मरण लिखना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि मोबाइल से दूर हो जाएं, किताबों का अध्ययन करें, पढ़ें, अच्छे अच्छे कवि की किताबों को पढ़ें, अच्छे साहित्यकार के जो उपन्यास हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको पढ़ें। आपको खुद ब खुद लगेगा कि हम भी लिख सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पधारे डॉक्टर रामचंद्र मिश्र जी हैं, कुलपति, साहित्यकार, प्रकांड विद्वान और हमारे जिले के नामचीन कवि जनार्दन मिश्र जी हमारे मित्र भी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया एक रिश्ता भी इनसे है। छोटे हैं कि बड़े हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन साले हैं। आप लोगों ने विद्यालय में अपना समय दिया, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर से आग्रह करूंगा कि जब हम रजत जयंती समारोह का आयोजन करेंगे, ये जो कार्यशालाएं चल रही हैं, इनसे उभर कर, इनसे सीख के जो चीज़ें सामने आएंगी उनको हम 2 दिवसीय कार्यक्रम दिसंबर में करेंगे, और उस समय हम सर को आमंत्रित करेंगे, और मेरा आग्रह होगा कि आप उस समय पधारें और अपना बहुमूल्य समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के शहर में पधारे हैं। जब हमारी बहन का फोन आया अर्चना जी का कि भैया आपको आना है, हमने कहा कि देखो हम आपकी बात का हम 100% पालन करेंगे, लेकिन थोड़ी मेरी व्यस्तता है, और व्यस्तता इस प्रकार का है कि माननीय कुलपति जी जो हमारे परम अभिभावक हैं, हमारे आवास पर पधारे हैं। हमने बहन की ओर से, अर्चना बहन की ओर से माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह किया, उन्होंने निर्णय किया कि सब चलिए संभावना स्कूल का जरा सा हम लोग निरीक्षण कर लें, संभावना परिवार को आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत ही हम लोग धन्य हो गए, यहाँ की भूमि धन्य हो जाएगी। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, और कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का प्रोग्राम था, भोजपुरी विश्वविद्यालय का, जहाँ इनको सादर अभिनंदन करना था। हम लोगों ने कहा कि बाद में हम लोग आएंगे भोजपुरी विभाग में, पहले हम लोग संभावना चलते हैं। यहाँ संभावना है, जिसके नाम के आगे ही संभावना है। केवल चिंतन मनन की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने को संभावना में परिणत कर लें। आज बच्चों के द्वारा जो भी प्रस्तुति दी गई, कविता, कहानी, की बात जो कही गई, कुछ बच्चे अंग्रेजी में बहुत ही मुझे लग रहा था कि सचमुच इस विद्यालय की जड़ इतनी मजबूत है
इस विद्यालय की जड़ इतनी मजबूत है, चाहे हिंदी में बात करनी हो, चाहे बच्चों के द्वारा अंग्रेजी में अपनी बात कहनी हो या संस्कृत में अपनी बात कहनी हो, ये लड़के आप सभी बच्चे जो हैं निष्कंटक अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे जैसे लग रहा था कि इंग्लैंड से आए हैं। संस्कृत बोलने वाले बच्चे मुझे लगा कि बनारस से कहीं संस्कृत का सर्वोच्च डिग्री हासिल करके आए हैं। और जो हमारी बच्चियां या बच्चे जो कविता पाठ किए हैं, उनमें कविताओं की प्रबल संभावना मुझे दिखी। आप सभी संभावनाशील हैं। हम अपनी बात चाहे कविता में कहें, कहानी में कहें, पूरी बात सहजता और समग्रता से होनी चाहिए, समझदारी से होनी चाहिए। और जो आपके अंदर की बात है, जो आपकी भावना है, उसकी अभिव्यक्ति में अपना अनुभव, यथार्थ का जो दंश है, यथार्थ की जो पीड़ा है और सामाजिक जो विद्रूपताएं हैं, अमीरी गरीबी का जो फर्क है, प्रेम विछोह मिलन प्रकृति, बहुत सारे विषय हैं कविताओं के लिए। आप सभी के आसपास के विषय हैं। माँ रोटी गोल गोल बनाती है, तुम मेरी पीठ, छोटी सी कविता आप समझिए, शीर्षक है तुम मेरी पीठ, घर का बोझ ढोती हो। प्रेमी बोल रहा है अपनी प्रेमिका से, तुम मेरी पीठ घर का बोझ ढोती हो, सुबह शाम चूल्हे की आग बनती हो, तावा की तरह रोज गर्म होती हो, रोटी बनती हो, अंगीठी में फूलती हो। तुम मेरी पीठ, घर का बोझ ढोती हो। युद्ध में जैसे सीमाओं पर तुम खड़े, युद्ध में जैसे सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर तुम खड़े, हर पल लहूलुहान होती हो, देश के लिए मर मिटती हो। तुम मेरी पीठ, घर का बोझ ढोती हो। दिनकर की पंक्ति है, राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति है, संभावना परिवार द्वारा मनाए जाने वाले रजत जयंती समारोह के 16वें दिन मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कैसे आया और नहीं आया, जनार्दन जी ने बढ़िया से बता दिया। और इन्होंने जो कहा, अच्छा ही कहा मेरे लिए।
प्रशंसा भी बहुत की, लेकिन मेरा एक अपना लोभ था जो मैं आप लोगों के बीच में आ गया। आरा विश्वविद्यालय, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भोजपुरी विभाग में मुझे जाना था, तो वहाँ कुछ कार्यक्रम होता और आप लोग बच्चों के बीच में आना है। मैं इसलिए आया कि बच्चों के बीच में जाना अच्छा लगता है, और आरा में आने पर भोजपुरी नहीं बोले, हिंदी बोले, वो भी हमको खराब लगता है। लइकन के संग सभी भुजत हुई भोजपुरी, लइकन के संग तहा बाजे मृदंग, बूढ़वन के संग तहा खर्ची परतन का जनार्दन। तो वहाँ विश्वविद्यालय में बूढ़े लोग थे और उन बूढ़ों के बीच में जाकर अपनी ही खर्ची की बात करनी होती, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के बीच में चलेंगे, मृदंग बजेगा, आनंद होगा। और मैं भी कुछ उस आनंद से उठा लूंगा, अपने बुढ़ापे को बचपन में ले जाऊंगा। आज कल एक से आदमी ने हमें पूछा कि कितना उम्र भइल बा, तो फिर ध्यान लगाए तो हमने कहा कि 80 वर्ष 1 महीना 20 दिन आज हुआ। 80 वर्ष 1 महीना 20। बातें बहुत सी करनी है, साहित्य की चर्चा करनी है, और साहित्य सत शब्द से बना है, मिलने जुलने का। कला का जो क्षेत्र होता है वह आपको जीवंत बना देता है, जीने की शैली सिखाता है। और आप सभी बच्चों ने, छात्रों ने जो प्रस्तुत किया है बड़े आत्मविश्वास के साथ, और आपकी अभिव्यक्ति, जिन शब्दों का अंग्रेजी में आप भाषण दे रहे थे, एजुकेशन कर रहे थे, अच्छा लगा। संस्कृत में भी, संस्कृत हमारी प्राचीन आद्य भाषा है, संस्कृत का साहित्य बहुत गंभीर है। उसकी उसने चर्चा की कि 18 पुराण, 4 वेद, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय च परितीर्णम। जिस 18 पुराणों की चर्चा है उसमें व्यास देव ने लिख लिया पूरा, तो कहा कि इसमें कुछ नहीं है। इस 18 पुराण में 2 ही बातें हैं। क्या? दूसरे को दुख नहीं देना, दूसरे को प्रताड़ित नहीं करना, यह पाप है। और पुण्य क्या है? दूसरे को सुख देना। परोपकाराय पुण्याय पापाय च परिकीर्णम। तुलसीदास ने भी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं जग अधमाई। दुनिया में सबसे अधम काम दूसरे को दुख देना है। हृदय की भावना का उच्छ्वास है, और कविता करने के पहले आप कविता को पढ़िए, कवि को पढ़िए, और अपनी परिस्थिति परिवेश को देखिए, उस पर लिखिए, आपकी कविता अच्छी होगी। भोजपुरी में टूटे फूटे शब्दों में भिखारी ठाकुर ने लिखा, और उसको हम भोजपुरी का शेक्सपियर कहने लगे। न भाषा का ज्ञान था, न व्याकरण का ज्ञान था, लेकिन लिखा, उन बातों को लिखा जो आज हम देखते हैं। पूरे समाज में आप जानते हैं, देखते भी हैं शहरों में, कि वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। भिखारी ने उस समय एक नाटक लिखा, बुढ़शाला नाम से, और उसमें इन्हीं परिस्थितियों की चर्चा थी कि ऐसा नहीं हो कि हमारे बूढ़े ओल्ड एज होम में जाएं। आज संबंधों की जो बात होती है,
उस संबंध में होता है कि पतोहू सास को प्रताड़ित करती है। यहां मैं इधर देख रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं, शांति स्मृति, यह एक सास का नाम है और उसकी पतोहू ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा और सद्भावना के साथ अपने सास को याद कर रही है। यह प्रेरणा की बात है, जानने और सीखने की बात है। आप जानते होंगे अर्चना जी की सास का नाम है। तो इस ढंग से बहुएं आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहू नहीं है और उसका स्वभाव बदल गया है, लेकिन समाज के बदलने के चलते, उस परिवेश के चलते हम अनेक संबंधों को समाप्त कर रहे हैं, खो रहे हैं। बहुत परिवार है जिसमें आपको मौसी नहीं मिलेगी, फूआ नहीं मिलेगा, चाची नहीं मिलेगी, केवल आप मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ से काम चलाइएगा। उधर एक ही शब्द है सबके लिए। हमारे यहाँ बहन है, भाभी है, फूआ है, काकी है, नानी है, चाची है, ये संबंध समाप्त हो रहे हैं। संस्कृत की बात हुई, भोजपुरी में भी हम लिखते हैं, जिसके लिए लिखिए पूरी ईमानदारी के साथ लिखिए। भोजपुरी के कवि हो गए हैं मोती बीए, आप जानते होंगे, वे इतिहास के प्रोफेसर थे, एमए थे, लेकिन बीए ही लिखते थे। उन्होंने 4 पंक्ति लिखा और यह भाषा के लिए भी है और समाज के लिए भी है। जय 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 भोजपुरिया माई, तोहरे खातिर भीख मंगाई, तोहरे खातिर गीत गवाई, तू कैसन भोजपुरिया होई, जो न तहके माथ नवाई। तो माँ के प्रति, देश के प्रति, भाषा के प्रति, इन संस्थाओं में, संभावना जैसी संस्थाओं में आपको शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है और यह समाज में प्रतिबिंबित हो, यही इसकी संभावना की सफलता होगी और आप इसके प्रचारक हैं। अंग्रेजी साहित्य में बेकन एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। अंग्रेजी के छात्र जानते होंगे, बेकन एक बहुत बड़ा नाम हो गया। समाज में प्रतिबिंबित हो, यही इसकी संभावना की सफलता होगी और आप इसके प्रचारक हैं। अंग्रेजी साहित्य में बेकन एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। अंग्रेजी के छात्र जानते होंगे, बेकन एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। उसने कहा कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, लिखने से आदमी परफेक्ट होगा, पूरा होगा। एक बात को आप 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, आप में पूर्णता आएगी। बांग्ला में है जो कोई लिखबेन तो कोई सीखबेन। आप जितना लिखिएगा उतना सीखिएगा। एक बार लिख करके, और लिखने की जो परिपाटी कम हो रही है उससे बड़ा घाटा हो रहा है। मोबाइल के अच्छा और बुरा के बारे में छात्र ने कहा, यह सही है, उससे ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप अपने को उसमें मत डाल दीजिए। अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हो गए हैं, महाकवि, वाल्मीकि काल के पहले, उनका नाम है इलियट। इलियट कहते हैं कि वेयर इज विजडम, वी लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। ज्ञान कम हो गया है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। कौन बड़ा क्रिकेटर है, कौन चौका छक्का बहुत मारा है, कौन क्या किया है, कौन सिनेमा अच्छा है, इस ढंग की सूचनाएं, विज्ञान की सूचनाएं, कौन स्पेस में जा रहा है, उन सबों की जानकारी है, लेकिन आपको उसकी गहरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस विषय को आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसको ईमानदारी के साथ, गहराई के साथ पढ़ेंगे तो आप में विद्वता आएगी। कालिदास कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनत से, प्रयास करके, सौंदर्य क्या है, सुंदरता क्या है, उसके बारे में कहते हैं। कालिदास बहुत बात भूल रहे हैं। कालिदास
अस्ति उत्तरास्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो यदि वगाह्य स्थिति पृथिव्या मानदंड। हिमालय केवल पर्वत ही नहीं है, वह हमारे सीमा पर ही नहीं खड़ा हुआ है, वह अपने दोनों हाथों से उत्तर और पूरब को संयोजित कर रहा है, जोड़ रहा है, देख रहा है। ऐसा हिमालय कम शब्दों में इतनी बड़ी बात केवल कालिदास कर सकते हैं। कम लिख करके आप बहुत कह सकते हैं, और नहीं लिख करके तो और बहुत कह सकते हैं। मौन की जो भाषा होती है वह लिखने से बड़ी भाषा होती है। आंसू की भाषा, मौन की भाषा। मौन की भाषा चित्रकूट में भरत जी अपने पूरे राज्य निवासियों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ जाते हैं और राम को लौटाने के लिए, भाई को लौटाने के लिए। तो राम को देखते ही भरत लकुट की नाई गिर पड़ते हैं। लकुट की नाई, लकुट माने लकुट, बोलो छात्र, लकुट माने लकुट माने लाठी, लाठी की तरह गिर जाते हैं। दंडवत आप लोगों ने किया है कभी बाप माई को, गुरु जी को दंडवत? क्या दंडवत है? केवल प्रणाम करना ही नहीं, पूरे अंग से गिर जाना दंडवत कहलाता है। जैसे दंड गिर जाता है, उसका एक सिरा और दूसरे सिरा धरती पर, उसको दंडवत कहते हैं। तो भरत दंडवत कर रहे हैं, पूरा उनका कपड़ा उपड़ा गिर गया है। न भरत कुछ कह रहे हैं और लक्ष्मण कह रहे हैं कि भरत है, तो राम भी रोते हुए जा रहे हैं और भरत भी रोते हुए गिरते पड़ते आ रहे हैं। तो इन शब्दों को तुलसीदास कहते हैं कि मेरी सरस्वती में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं, उस दृश्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता। आज सौंदर्य की बड़ाई, प्रेम में, सुंदर में, नाक बढ़िया है, कान बढ़िया है। तो सीता जी के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, कोई दूध का समुद्र हो, मथानी किसी चीज का हो, उससे जो सौंदर्य निकलेगा वह सीता होगी, वह सीता की सुंदरता होगी। और उसके आगे कहते हैं कि अब इससे आगे मैं कह नहीं सकता हूं। तो शब्दों के माध्यम से जितना आप कहेंगे उससे अधिक मौन की भाषा होती है, चित्र की भाषा होती है, साहित्य और कला की भाषा होती है। इस संजीव जी चित्रकार हैं, जिस बात को आप रेखाओं के माध्यम से कह पाएंगे उसको किया है। चित्र बनाया और उसको जाकर के चौराहे पर लगा दिया और कहा कि इसमें जितनी बुराई है, जो गलत आपको दिखाई पड़ रहा है, आप उस पर चिन्ह कर दीजिए। लोगों ने उस पर इतना चिन्ह कर दिया कि चित्र ही समाप्त हो गया। पिकासो के बारे में फिर उसके किसी सलाहकार ने कहा पिकासो को कि नहीं, अब फिर जाकर के उस चित्र को टांगो और लिखो कि इसमें जितनी अच्छाई है चिन्हित कर दीजिए। तो दूसरे दिन जब वह चित्र बाजार में टांगा गया तो केवल अच्छाई अच्छाई उसमें थी। तो दृष्टि का दोष होता है, रचना का होता है। और इसमें आरा, इन्होंने अर्चना जी ने मुझे आरा देकर के सम्मानित किया। तो आरा का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? आरे आरे, आरा बुलाता है, आरा किसी को हटाता नहीं है। और आरा के लोग कबड्डी खेलते थे, अब खेलते हैं कि नहीं पता नहीं। तो कबड्डी में कहते थे कि चल कबड्डी आरा, सुल्तानगंज मारा। एक दो जगह नहीं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज है, तो चले जाते थे। अब आप लोग जाते हैं टेनिस में और बैडमिंटन में और क्रिकेट में करते होंगे। यह सब आरा का स्वभाव है। और आरा की इसमें बात है, संजीव जी और आप सबों से अर्चना जी के साथ निवेदन करता हूं कि आरा में कुंवर सिंह की तलवार की प्रतिकृति बनी है।
अगर आप लोग जानते हो तो बताइए कि कहाँ बनी है। कायम नगर में बनी है। कल मैं और जनार्दन जी गया था, वह इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, सीढ़ी टूट गई है, घास फूस उग गया है। तो हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे जो प्राचीन लोग हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं उनको बचाइए, देखिए। इसमें है कि गंगा में कुंवर सिंह ने अपने बाघ को काट दिया है, संजीव जी, उसमें बाघ का कटा हुआ चित्र है। तो उसके इतिहास के बारे में बताइए। और यही साहित्य है, यही चित्रकारी है। कला के बारे में कहते हैं कि कला के बहुत से स्तर होते हैं। यह बिल्डिंग है, इसको किस कला के अंदर रखेंगे? बोलिए। वास्तुकला, इसको वास्तुकला के अंदर रखेंगे। और वास्तुकला जो है वह पूरा गारा मिट्टी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्तुते। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुणाध्वजा। मित्रों, आज बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य दिवस है कि हमारी बहन अर्चना सुबह सुबह में हमारे लिए संदेश दी कि भैया आपको विद्यालय में आना है। बहन जब कभी भी याद करती है तो मैं सारे महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ते हुए भी बहन के आदेश का मैं निर्वहन करता हूँ। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय पुनीत महाविद्यालय के निदेशक महोदय, जो हमारे अति परम प्रिय शुभचिंतक हैं, मित्र हैं और संबंध में, आत्मीय संबंध में हमारे पाहुन लगते हैं। मैं इनके प्रति काफी आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बहन, छोटी बहन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूँ, असीम कृतज्ञता का भाव रखता हूँ। और आप संभावना परिवार, संजीव जी हमारे मित्र हैं, अन्य सभी हमारे संभावना परिवार, मेरा मानना है कि संभावना परिवार मेरा अपना परिवार है। और यह विद्यालय जो है केवल आरा का की शान और जान नहीं है, ये पूरे समग्र शाहाबाद क्षेत्र पर क्षेत्र की गरिमामय है। इस विद्यालय की गरिमामय उपस्थिति है, जहां 100% लड़के अति मेधावी हैं, जहाँ मोस्ट ब्रिलियंट जो विद्यालय की जो परिभाषा है
उसका जो संस्कार है, उसकी जो गरिमा है, उस गरिमा में, उस साहित्य संस्कृति और सद्भावना में हमारा संभावना विद्यालय जो है पूर्णतः जो है खरा खरा उतर रहा है। शुरू से ही मैं अपनी बहन अर्चना के प्रति असीम सद्भाव, स्नेह, प्यार देता रहा हूं और आजीवन देता रहूंगा। हम लोगों के बीच में हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अकस्मात विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के माननीय कुलपति जी डॉक्टर रामजन्म मिश्र जी, जिनकी उम्र 80 पार है, अकस्मात हमारे शहर आरा में उनका आगमन हुआ। ये भागलपुर से चल करके हम लोगों के शहर में पधारे हैं। जब हमारी बहन का फोन आया अर्चना जी का कि भैया आपको आना है, हमने कहा कि देखो हम आपकी बात का हम 100% पालन करेंगे, लेकिन थोड़ी मेरी व्यस्तता है और व्यस्तता इस प्रकार का है कि माननीय कुलपति जी जो हमारे परम अभिभावक हैं हमारे आवास पर पधारे हैं। हमने बहन की ओर से, अर्चना बहन की ओर से माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह किया, अनुनय विनय किया कि सर चलिए संभावना स्कूल का जरा सा हम लोग निरीक्षण कर लें, संभावना परिवार को आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत ही हम लोग धन्य हो जाएंगे, यहाँ की भूमि धन्य हो जाएगी। इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का प्रोग्राम था, भोजपुरी विश्वविद्यालय का, जहाँ इनको सादर अभिनंदन करना था। हम लोगों ने कहा कि बाद में हम लोग आएंगे भोजपुरी विभाग में, पहले हम लोग संभावना चाहते हैं। जहाँ संभावना है, जिसके नाम के आगे ही संभावना है, केवल चिंतन मनन की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने को संभावना में परिणत कर लें। आज बच्चों के द्वारा जो भी प्रस्तुति दी गई, कविता, कहानी, की बात जो कही गई, कुछ बच्चे अंग्रेजी में बहुत ही मुझे लग रहा था कि सचमुच इस विद्यालय की जड़ इतनी मजबूत है, इस विद्यालय की जड़ इतनी मजबूत है, चाहे हिंदी में बात करनी हो, चाहे बच्चों के द्वारा अंग्रेजी में अपनी बात कहनी हो या संस्कृत में अपनी बात कहनी हो, ये लड़के आप सभी बच्चे जो हैं निष्कंटक अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, जैसे लग रहा था कि इंग्लैंड से आए हैं। संस्कृत बोलने वाले बच्चे मुझे लगा कि बनारस से कहीं संस्कृत का सर्वोच्च डिग्री हासिल करके आए हैं। और जो हमारी बच्चियां या बच्चे जो कविता पाठ किए हैं, उनमें कविताओं की प्रबल संभावना मुझे दिखी। आप सभी संभावनाशील हैं। हम अपनी बात चाहे teachers, parents and all my dear friends. Firstly, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on this beautiful occasion of Silver Jubilee of our institution. I am Pranasina from class 9th and today I am presented to deliver a speech on very important topic.
Do you know if mobile phone is boon or curse? Today I am going to speak on this topic. Firstly, mobile phones are double-edged swords. They can be a powerful tool for learning, communication, and entertainment, but they can also be a distraction and a source of addiction. Now, I am going to speak on some of the benefits of mobile phones. First is entertainment. We can use phones to watch videos, play games, and more. Second one is learning, which is one of the very important uses of mobile. We can take e-courses, read e-books, and research topics. Now, I am going to speak on some of the dangerous points of mobile phones. The first is health issues. Mobile can cause us health issues such as eye strain and headaches. Now, and the second one is distraction. If we are using mobile, and we should not use, if we are studying, then we should not use mobile at that time. If we are using phones for studying, then we should be aware of its potential dangers. After these points, we can say that mobile phones are both boon and curse. Thank you. Distinguished guests, Honorable Director Sir, respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir, esteemed teachers and all my dear friends. A very warm and cheerful good morning to all of you. Here I am, Jahanvi Singh of class 11C, and my today's topic is pollution. But firstly, I would like to thank the teacher who has given me the opportunity to speak here today. So, pollution is an immense problem having severe impact over our lives. Today, what we are facing has become a threat to our environment and our future itself. And today what we are witnessing is something that nobody thought we ever would. The holy Yamuna river is covered in toxic chemical foams. Our capital Delhi is covered under obnoxious gases and smoke. And not to forget the ozone layer depletion, which demonstrates how far we humans can go with our activities. And this problem is alarming and if not addressed quickly, will swallow us all. But it is not just the chemical industries and vehicles that are responsible for this problem, but somewhere all of us are equally responsible. And we can address this problem even by starting at the household level, like segregating waste properly, saving electricity and water, keeping our locality and household clean, and then encouraging others to do so. So hereby I would like to conclude my speech. Thank you. मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। माननीय श्री प्रबंधक महोदय, आदरणीय श्री प्रधानाचार्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरा नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण विषय मोबाइल वरदान है या अभिशाप, उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले जरा विचार कीजिए, क्या मोबाइल हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? चलिए मैं बताती हूँ। मोबाइल वरदान और अभिशाप दोनों है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। मोबाइल के कई फायदे हैं, जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते और उन योजनाओं को नहीं जान पाते, परंतु मोबाइल के माध्यम से हम उन योजनाओं को जान पाते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। जैसे कई फायदे हैं मोबाइल के, जितने इसके फायदे हैं उससे कई गुने इसके नुकसान भी है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो किरण जो कि हमारे आंखों पे पड़ती है, जिससे मानसिक तनाव, अस्वस्थ जैसे कई नुकसान हैं। आज के समय बच्चे से लेकर बड़े तक मोबाइल की लत लग चुकी है, जिससे हमारा बहुत नुकसान है। मैं अपने पूरे बातों को एक निम्नलिखित पंक्ति में कहना चाहती हूँ। मोबाइल का करो सीमित उपयोग, ना करो इसका दुरुपयोग। लत है इसकी बुरी, लत है इसकी बुरी, ना करो इसका दुरुपयोग। धन्यवाद। अतिथिगणा गुरुजना मैं आशा आदित्य मित्राणि अहम अद्य प्रकाशात् अष्टम कक्षायाः अस्मि। संस्कृतस्य महत्त्वं विषये मम विचारं भवतां समक्षे प्रकटुमिच्छामि। मित्राणि धनधान्यानि प्रजानां सम्मतानि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्य व्याकरणं सुनिश्चितं, साहित्यं च समृद्धम् अस्ति। चत्वारः वेदाः भारतीयसंस्कृतये प्राणाः सन्ति। ते संस्कृते एव निबद्धाः। 18 पुराणानि, 6 दर्शनानि, वेदाङ्गानि च संस्कृतस्यैव निधयः सन्ति। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं
सरसम सरलम वच एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविधा प्रान्तीया भाषा प्रचलिता अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वं अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृतभाषायामेव सन्ति। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा इत्यत्र नास्ति कोऽपि विवादः। अतः संस्कृतस्य महत्त्वम् अवगन्तुम् आदरं कुर्वन्ति इति मम प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत। एवं सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी राज है और मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी हस्तलिखी एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं छात्र हूँ। मैं छात्र हूँ, मेरा है सपना, ज्ञान की रोशनी से सारा जग रोशन करना, पढ़ाई में मन लगाना और निरंतर आगे बढ़ना, हर कठिनाई से डरना नहीं, बस उसे पार करना। मैं छात्र हूँ, मैं नई नई राहों पर चलती हूँ, ज्ञान की खोज में हर बार कुछ नया सीखती हूँ, एक नई सोच में। शिक्षकों के आशीर्वाद से हर बात को समझना, अपने जीवन को बेहतर बनाना और हर दिन नए मौके ढूंढना। मैं छात्र हूँ, समाज में बदलाव लाऊं मैं, समस्याओं से डटकर लड़ जाऊं मैं, मेहनत कर अपनी राह बनाऊं मैं, कभी ना रुकूं, कभी ना थमूं, सपनों की ऊंचाई को छू लाऊं मैं छात्र हूँ, लेकिन अंत में एक संदेश है खास, मेरे लिए नहीं ये सबका विश्वास। हम सबको लड़कर दिखाना है और अपने कर्तव्य को पूरा कर हमें अपना दर्जा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।